हेलो, वेलकम टू ऑल। जल्दी जल्दी जुट जाओ। मानव, हेलो। आज हम लोग मानव, हेलो। अंकुर कश्यप, गुड आफ्टरनून। भानु, हेलो। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का स्टडी करेंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यदि आप प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हो और प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ोगे तब भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सवाल एग्जामिनेशन में ज़रूर रहते हैं। ये चैप्टर जितना आप आसानी से पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी आपके लिए उतना ही आसान होगा। भूपेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। तो चलो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि उसका यूज़ क्या है, कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। इससे चैप्टर जो है पढ़ना आपके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। एक एग्जाम्पल से इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऑब्जेक्टिव को हम समझाते हैं आपको, राइट। यूज आपको समझा रहे हैं बाय एग्जाम्पल। फिर हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। सोचिए आपके पास 3 पेंट्स है डिफरेंट कलर का, 3 पेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर। और 2 शर्ट्स है, ये भी डिफरेंट कलर है। देखो कितना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आपके पास ये 3 शर्ट और 3 पैंट और 2 शर्ट्स है, और आपको ड्रेसअप होके कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, एशिया इंस्टीट्यूट जाना है। तो कितने तरीके से आप अपने आप को ड्रेसअप कर सकते हैं। ठीक है, फैशन का ज़माना है। तो फैशन के ज़माने में क्या है कि आप रोज़ चाहते हो कि अलग अलग ढंग से दिखें, ठीक है, दोस्तों के बीच। तो आप अलग अलग ढंग से कैसे अपने दोस्तों के बीच आप दिखोगे। अलग अलग ढंग से दोस्तों को देखने का एक ही तरीका है, क्या है कि अलग अलग जो आपके पैंट और शर्ट्स हैं उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन आप पहन के जाए। तो इसका आंसर आप क्या देते हो। अभी हम प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, मैं इसका आपको यूज़ समझा रहा हूँ। आप इसका इस्तेमाल, आप इसका कैसे जवाब देते हो। तो जवाब में अपना बेसिक आइडिया का इस्तेमाल करते हो। बेसिक आइडिया क्या है कि आप क्या करते हो, इसको लिस्टिंग करते हो ऑल पॉसिबिलिटी कि 3 पैंट है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ये देखिए आपका ये चेहरा है, आपके पास 3 पैंट है, देखो 3 पैंट्स हैं, 1 2 और 3 अलग अलग कलर के। मान लेते हैं ये रेड कलर है, ये ब्लू है, ये आपका क्या है, वाइट है। तो ये पैंट्स है P1 P2 P3, और 2 कलर के अलग अलग शर्ट्स हैं। मान लीजिए ग्रीन शर्ट्स है आपके पास S1 और S2, और एक शर्ट है जी आपका येलो। ये भी 2 पॉसिबिलिटी। देखो एक पैंट के लिए 2 शर्ट्स की पॉसिबिलिटी है, S1 S2। ये भी S1 S2 हो गया, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटीज S1 S2। तो टोटल आप काउंटिंग करते हैं तो कितने ढंग से ड्रेसअप कर सकते हैं, 6 ढंग से, राइट।
तो आपके पास 3 पैंट है और 2 शर्ट्स हैं, हर पैंट के साथ 2 शर्ट्स का क्या है कॉम्बिनेशन बनता है। तो सवाल है कि टोटल ढंग से आप कितने तरीके से आप ड्रेसअप कर सकते हो। 3 पैंट है, हर पैंट के साथ 2 शर्ट्स का क्या है आपका कॉम्बिनेशन चल रहा है कि हमेशा एक पैंट है, एक पैंट के साथ 2 शर्ट्स S1 S2 कोई यूज कर सकते हैं। तो 2 लिस्ट हो सकता है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हो गए 6। लेकिन यह जो काम करते हैं ये हम बेसिक आइडिया लिस्ट करके बनाते हैं। अब हमारे पास एक सवाल है कि क्या हम बिना इसको लिस्ट किए भी, बिना लिस्ट किए ऐसा नहीं बनाना है। मान लीजिए तो 2 सेगमेंट में कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है क्या कि पैंट और शर्ट है, मान लीजिए 3 बैग है, 5 बोतल है पानी के, तब आपको ड्रेसअप होके सबको साथ होके स्कूल जाना है, तब उसको लिस्ट करना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पर तो 1 डिजिट में नंबर है, मान लीजिए 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है कि हम सोचते हैं कि क्या बिना लिस्ट किए भी हम ये फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो उसका उत्तर है हाँ। कैसे, तो मैथमेटिक्स में यह परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बतलाता है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारे पास 2 कैलकुलेटर है। आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो बिना लिस्ट किए आप कैसे फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये आपको बतलाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बात समझ में आ गई सबको कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम क्यों पढ़ते हैं, राइट। कि आपको बहुत सारे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं बिना लिस्ट किए, जो बेसिक आइडिया आप लगाते हो वो लिस्ट करके आप टोटल करते हैं। तो बिना लिस्ट किए भी टोटल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, PNC में हम इसी को पढ़ते हैं। ये तो हमने यूज एग्जाम्पल की सहायता से बताया। अब सवाल यहाँ पर यह है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो हम बताते हैं कि टोटल कोई भी वर्क को करने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई क्वेश्चन में जब हम टोटल निकालेंगे तो कहाँ पर हम परमुटेशन का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर कॉम्बिनेशन का। चूँकि अगर एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही कैलकुलेटर हमारे पास होता केवल परमुटेशन का, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, कॉम्बिनेशन का कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करने के लिए सोचेंगे कि कोई सवाल हमको दिया हुआ हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वह सवाल बेटा परमुटेशन का है या वो सवाल क्या है कॉम्बिनेशन का है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बता रहे हैं। फिर बिना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात यही है, सबसे ज़्यादा यही परेशानी होती है बच्चों में कि क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ओके, कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कहाँ पर इस्तेमाल हम परमुटेशन का करेंगे और कहाँ पर हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन का करेंगे। देखो ध्यान से, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन और परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। ये इसका वर्डली मीनिंग है। जहां सिलेक्शन, चॉइस, चूज लिखा हुआ हो कॉम्बिनेशन, जहां पर आपको लिखा रहे अरेंज कीजिए अरेंजमेंट। लेकिन सवाल है कि जहां पर ये दोनों नहीं लिखा हुआ हो, सिलेक्शन या अरेंजमेंट, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट में डिफरेंस को समझेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है। पहले इस बात को समझिए। अरेंजमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस समझो। इसका मतलब है मेकिंग ए चॉइस, नॉट चेंज इन ऑर्डर, और यह है मेकिंग ए चॉइस
विथ चेंज इन ऑर्डर। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि चॉइस करना, मेकिंग ए चॉइस दोनों में लिखा है, लेकिन नॉट चेंज इन ऑर्डर एक वर्ड लिखा हुआ है, नॉट चेंज इन ऑर्डर। यानी आप ए बी लिखो और बी ए लिखोगे तो एक ही सिलेक्शन होगा, वन सिलेक्शन, वन सिलेक्शन। लेकिन यहां पर क्या है, ए बी लिखेंगे और बी ए लिखेंगे तो दो अरेंजमेंट होगा, टू अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट लिखा हुआ है। यानी सिलेक्शन में ऑर्डर के चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जरा बात को ध्यान से समझो कि कॉम्बिनेशन में, सिलेक्शन में ऑर्डर के चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। और अरेंजमेंट में क्या है, ऑर्डर के चेंज होने से इफेक्ट पड़ता है, ए बी और बी। तो जब भी कोई सवाल में सिलेक्शन है, चॉइस है, चूज है, ऐसा वर्ड लिखा हुआ रहे, तब तो हम समझ जाते हैं कि सवाल कॉम्बिनेशन का है। जहां पर अरेंजमेंट है वहां पर समझ जाते हैं कि यह सवाल क्या है, परमुटेशन का है। लेकिन अगर ये दोनों न लिखा हुआ तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसका एक यही, ये जो डेफिनेशन हमने लिखाया है उसी डेफिनेशन के आधार पर, ठीक है। कैसे? कुछ सवाल हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से हम कोशिश करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करना। अभी मैं सवाल सॉल्व करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। संदीप जी, विकास जी थोड़ा लेट ज्वाइन किए। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए एक सवाल लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पेपर है, मान लीजिए एक ऐसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब कितने तरीके से दे सकते हो, राइट। 5 में से कितने का जवाब देना है? 3 तरीके से। तो 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का जवाब हम कितने तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि यहाँ पर चॉइस कीजिए, चूज कीजिए, सिलेक्शन कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए। तो कैसे पकड़ेंगे? सोचो। अभी हम सवाल को सॉल्व करना हम नहीं कर रहे हैं, सवाल को सॉल्व करना हम नहीं सिखा रहे हैं, हम केवल आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं, राइट। तो आप सोचो, आप उसी रिस्पेक्ट में आप उसका एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दिया और क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दिया, 1 का और 2 का। फिर उल्टा बोलिए, ऑर्डर को चेंज करो। फिर 2 का जवाब दिया और 1 का जवाब दिया। क्या ये दोनों बातें सेम है या अलग अलग हैं? ये दोनों बातें सेम है। 1 और 2 का जवाब दोगे, 2 और 1 को जवाब दोगे, तो बात तो एक ही हुई ना। यानी ऑर्डर के चेंज होने से इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए यह सवाल क्या हुआ? कॉम्बिनेशन से बनेगा, राइट। कैसे बनेगा? बात की बात है। जैसे अगर मान लिया जाए कमेटी बनाना है लेडीज और जेंटलमैन से, तो लेडीज और जेंटलमैन से एक कमेटी बनानी है। कमेटी कितने तरीके से बनेगा ये नहीं लिखा हुआ है कि क्या करना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा। क्यों? अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी काम करने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, तरीके को ढूंढना है। 3 पैंट और 2 शर्ट है, कितने ढंग से ड्रेसअप हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का जवाब कितने तरीके से दे सकते हैं। लेडीज और जेंटलमैन से आपको एक कमेटी बनाना है, जो भी कंडीशन है, कमेटी कितने तरीके से बना सकते हैं। अब ये सोचो बात को। तो कमेटी में सोचो, आप ऐसा सोचो, कमेटी में आदमी ए है और बी है। मैं भी आंसर की बात नहीं कर रहा हूं अंशिका। तो ए और बी, आपने क्या है कि एक कमेटी में 2 आदमी है, ए और बी और ए, तो क्या कमेटी अलग हो जाएगा? नहीं, सेम रहेगा। तो नाम के ऊपर नीचे बोलने से कमेटी अलग नहीं होगा। तो कमेटी फॉर्म करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक डिजिट देता हूं 213, इससे 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, इसका ऑर्डर चेंज कीजिए, 213, 231, ये दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, डिफरेंट है। इसका मतलब है यहाँ ऑर्डर चेंज होने से इफेक्ट हो गया। तो यह सवाल किससे बनेगा? परमुटेशन से बनेगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर लिखा है ये 3 लेटर है, इस 3 लेटर का इस्तेमाल करके वर्ड बनाना है, क्या ये दोनों बात सेम है? नहीं, अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है? CAT SCT अलग अलग वर्ड है, लेटर सेम है, तो ऑर्डर के चेंज होने से इफेक्ट हो रहा है।
इसका मतलब यह सवाल कैसे बनेगा, परमुटेशन से बनेगा। तो आपको ऐसे ही पकड़ना है कि ऑर्डर के चेंज होने से प्रभाव पड़ रहा है या प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर ऑर्डर के चेंज होने से प्रभाव पड़ रहा है बेटा तो सवाल बनेगा परमुटेशन से, और ऑर्डर के चेंज होने से प्रभाव अगर नहीं पड़ता है तो सवाल बनेगा कॉम्बिनेशन से। इसी तरह से साक्षी एपी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन भी करेंगे आगे। तो आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब हम लोग दो बड़े इंपॉर्टेंट इसमें काउंटिंग थ्योरम है, जरा हम काउंटिंग थ्योरम की बात कर लेते हैं कि जब कोई भी काम अलग अलग पार्ट में हो रहा है तो कब मल्टीप्लाई करना है और कब ऐड करना है। तीसरा नंबर पॉइंट, काउंटिंग थ्योरम देखिए। मेरा नंबर है, लिख लो 9910333152। इस नंबर से आप फोन कर सकते हैं। तो काउंटिंग थ्योरम में 1 नंबर पॉइंट देखो, कब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस पर बहुत सवाल हम बताएंगे आपको। देखो कोई वर्क है, वर्क क्या है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि आपके पास 3 पैंट और 2 शर्ट से आपको ड्रेसअप होना है। एक सवाल अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो ड्रेसअप होना भी एक वर्क है। ये 2 पार्ट में हो रहा है। फर्स्ट पार्ट एम वेज में हो रहा है और दूसरा पार्ट एन वेज में हो रहा है। जरा 1 मिनट। हाँ ध्यान दो, अब कैमरा आ गया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम कहाँ करेंगे यूज, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहले ये समझो कि कोई काम है, काम क्या होगा अभी बतलाता हूँ। एम वेज और एन वेज में हो रहा है, 2 पार्ट में वर्क हो रहा है। एंड द वर्क विल बी फिनिश्ड यहां ध्यान दीजिए, by only doing all section of work then total work wage m into n wage. For example,
you have three pants and two shirts of different color. Find the number of ways of dressing up. जरा बात को ध्यान से समझो। अब कैमरा दिख रहा होगा सबको। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये सीखिए। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये दो रूल हम आपको अभी बताएंगे। पहले यहां पर यह देखना है कि मल्टीप्लिकेशन एक एक करके काम करना है कि यहां वर्क क्या है पहले यह पकड़ो। सवाल को पढ़िए कि आपके पास 3 पैंट है और 2 शर्ट्स है डिफरेंट कलर्स का, कितने ढंग से आप अपने आप को ड्रेसअप कर सकते हो। तो वर्क क्या है? ड्रेसिंग करना, अपने आप को ड्रेसअप करना। पैंट और शर्ट कितने ढंग से आप पहन सकते हो डिफरेंट कलर के, राइट? तो वर्क क्या है? ड्रेसिंग अप। जो चीज निकालने के लिए कहा जाए वो वर्क हुआ। यह बेटा 2 पार्ट में हो रहा है कि भाई ड्रेसअप में पैंट्स भी पहनने हैं और शर्ट्स भी पहनने हैं। पैंट्स आपके लिए 3 पॉसिबिलिटीज है, शर्ट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। अब थ्योरम क्या कहता है उधर देखो। एंड द वर्क विल बी फिनिश्ड। ये काम पूरा कब हो जाएगा? बाय ओनली डूइंग ऑल सेक्शन ऑफ वर्क। ये जब दोनों आप एक साथ करोगे तब, इंक्लूसिव। क्या आप पैंट पहन लिए तो ड्रेसअप हो गया? नहीं, पैंट और शर्ट दोनों पहनेंगे तब जाके ड्रेसअप होगा। स्कूल आप बिना ना पैंट के जा सकते हैं, शर्ट का। पैंट पहने स्कूल चले गए तो डंडा नहीं पड़ेगा, और शर्ट पहन लिया और पैंट नहीं पहने तब भी डंडा पड़ेगा। ये दोनों पहनेंगे तब आपका वर्क फिनिश हुआ। बात आ रही है समझ में? तो दोनों को एक साथ करने से ही वर्क फिनिश होता है। तो सवाल यहां पर क्या कहता है कि जब कोई भी काम क्या है यहां पर? ड्रेसअप। काम, जो चीज आपको निकालने के लिए कहा जाए, जो चीज आपको निकालने के लिए कहा जाए वो आपका क्या हो गया? वर्क हो गया। यह वर्क कितने पार्ट में हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। पैंट पहनना और शर्ट पहनना 2 पार्ट है। पैंट की कितनी पॉसिबिलिटीज है, शर्ट्स की कितनी पॉसिबिलिटीज है, चेक कीजिए। और फिर अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ये वर्क कब फिनिश होगा? क्या सभी को एक साथ करने से वर्क होगा? क्या सब हम एक साथ पहनेंगे तब जाके काम होगा? यस। तो कहता है कि टोटल वर्क वेज क्या होगा? अगर सभी को एक साथ करने से टोटल वर्क फिनिश होता है तो ये टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 वेज। इसका हमने आपको पढ़ाया भी था, प्रैक्टिकल उधर हमने आपको पढ़ाया था। क्लियर? तो इस तरह से, जैसे कि और भी कुछ सवाल मैं लिख दूं। मान लेते हैं ए से बी तक जाने के लिए 3 है तरीके। ए से बी तक जाने के 3 है जी वेज। बी से सी तक जाने के 4 तरीके हैं मान लेते हैं। आपको कहा जाए वर्क गोइंग ए टू सी वाया बी होके जाना है, कितना तरीके से हम जाएंगे? आपको ए से सी जाना है बी होके। ए से बी तक जाने के 3 तरीके। आप मेट्रो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। बी से सी जाने के लिए अलग अलग 4 ट्रेनें हैं। आपको ए से सी जाना है बी होके। वर्क क्या है? ए से सी जाना बी होके। यह वर्क कितने पार्ट में हो रहा है? ए बी और बी सी। पहले ए से बी आएंगे फिर बी से सी जाएंगे। ए बी आने के कितने तरीके हैं? 3। बी सी आने के कितने तरीके हैं? 4। वर्क कब फिनिश होगा? जब आप ए से सी पहुंचोगे।
ए से सी पहुंचने के लिए ए से बी और बी से सी जब तक दोनों एक साथ नहीं करोगे तब तक ए से सी नहीं पहुंचेंगे। यानी ये दोनों काम को एक साथ करना पड़ेगा। जहां पर इंक्लूसिव होना है, सभी को एक साथ होना जरूरी है, तो यहाँ पर टोटल वे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 तरीके हैं। आई बात समझ में सबको, है ना। हर एक के लिए, यहाँ पर एक के लिए यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज है। आप यहाँ से गए बस से, उधर कोई भी 4 ट्रेन पकड़ सकते हैं। आप गए जी मेट्रो से, हर के लिए इधर 4 पॉसिबिलिटी, एक के लिए 4 है तो 3 के लिए 12 है। अब ये सवाल है जी कि ये तो छोटा है, तो हम यह भी देख रहे हैं और यहाँ से भी बना लेते हैं, लेकिन आगे जब बड़े बड़े आंसर्स होंगे तो आपका डायरेक्ट काम करना पड़ेगा। वर्क क्या है, क्या निकालना है, पहले ये समझिए। दूसरा पॉइंट क्या करना है कि वर्क क्या है। अगर इस बात का हमको पता लग गया तो दूसरा पॉइंट आपको यह निकालना है कि यह कितने पार्ट में हो रहा है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से कोई सवाल तभी हम बनाएंगे जब कोई भी काम मिनिमम 2 पार्ट में होगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए 2 टर्म का जरूरत है। तो जब तक काम 2 पार्ट में नहीं होगा और एक पार्ट के करने के अलग अलग तरीके नहीं होंगे, तब तक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इस बात को आप खास ख्याल रखिए। क्लियर हो गया सबको। और भी कुछ सवाल बता देता हूं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो है फॉर्मूला लगाए भी हम सवाल को बना सकते हैं। इससे प्रोबेबिलिटी में भी यही मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम चलता है। आपको कहे जी फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स। 3 कॉइन को फेंकते हैं, कितना रिजल्ट होगा। अगर मैं लिस्ट नहीं करूं तो कैसे बनाऊंगा सवाल को। वर्क क्या है, टॉसिंग 3 कॉइन, हर कॉइन के 2-2 रिजल्ट हैं। 3 कॉइन के टॉस होने का वर्क कब फिनिश होगा, जब 3 के 3 कॉइन आप टॉस करोगे। तो टोटल रिजल्ट्स कितना हो गया, 2 × 2 × 2 8 तरीके हो जाएंगे, राइट। तो आप देखिए करके, इसको लिस्ट करके भी देखोगे 8 ही तरीके होंगे। देखो लिस्ट करके, 3 कॉइन है, तीनों पर हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। देखो 8 है। लेकिन अगर यही कहेंगे 10 कॉइन फेंको और लिस्ट करके बनाइए तो मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर यही थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि बिना लिस्ट किए हमको टोटल आंसर तक पहुंचा देता है। ये काउंटिंग थ्योरम पीएनसी का ही पार्ट है। और भी कई तरह के हो सकते हैं। एक सवाल एग्जामिनेशन में आया हुआ है, मैं कुछ सवाल ऐसे बता देता हूं। ए से बी तक जाने के लिए 10 ट्रेन है, 10 ट्रेन है ए से बी तक जाने के लिए। तो ए से बी जाना है और बी से ए आना है, राउंड ट्रिप। कितने ढंग से आप ये काम को कर सकते हो। तो आप राउंड ट्रिप लगाओगे तो यहां पर इसका मतलब है वर्क 2 पार्ट में बट गया। ए बी जाएंगे और फिर बी ए जाएंगे। ए बी जाने के कितने हैं, 10 तरीके, लौटने के भी 10 है। क्योंकि ये दोनों काम होगा तभी राउंड ट्रिप होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। मतलब सरकार, गवर्नमेंट अगर 2 प्लेस के बीच बेटा 10 ट्रेन चलाती है तो हर जितने भी यात्री हैं, पैसेंजर हैं, उनके लिए 100 पॉसिबिलिटीज है, 100 आने और जाने का। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन सवाल में कह दे कि नहीं एक पॉसिबिलिटीज है, जाना और आना है। लेकिन अगर कहे कि नहीं ए से बी जाना है और लौटना है डिफरेंट ट्रेन से, जिससे गए उससे वापस नहीं लौटना है, तो दूसरी पॉसिबिलिटीज में जाने के लिए 10 लेकिन लौटने के लिए 9, तो क्या हो गया, 90 पॉसिबिलिटीज हो गया। उसी तरह का एक सिनेमा हॉल में 10 दरवाजे हैं, ठीक है, जाने और एंट्री और एग्जिट का। तो एंट्री और एग्जिट का अगर 10 दरवाजे हैं तो कितना ढंग से आप अंदर जा सकते हो और बाहर आ सकते हो। तो यहाँ 100 तरीके हुए। लेकिन अगर कहीं डिफरेंट दरवाजे से बाहर जाना है, डिफरेंट से,
तब वहाँ पर क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इससे बनाए जा सकते हैं। तो पहले क्या सोचेंगे, वर्क क्या है, क्या निकालना है, ये कितने पार्ट में हो रहा है, और ईच पार्ट के होने का क्या तरीका है, और वही क्या सबको एक साथ करने से वर्क फिनिश हो। आप कहते हो हाँ, मुंडी हिलता है आपका, हाँ, तो सबको मल्टीप्लाई करके आंसर कर दीजिए, सोचने की जरूरत आपको नहीं है। अब हम थ्योरम ऑफ एडिशन की बात करते हैं। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम में देखिए, वर्क 2 पार्ट में हो रहा है। यहां भी वही पॉइंट है, कोई वर्क है W वर्क, या M वेज और N वेज में हो रहा है। And the work will be finished by only doing any section of work. Then total work wage is equal to M plus N wage। ध्यान दो, M वर्क और N वर्क में, वेज में वर्क हो रहा है 2 पार्ट में, लेकिन किसी एक का कोई भी, अगर ये पार्ट वर्क होगा तब भी फिनिश हो गया, ये पार्ट हुआ तब भी फिनिश हो गया, एनी सबको मिला के करेंगे तब भी फिनिश हो गया। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज बनता है, या तो सबको एक साथ करना जरूरी है या किसी एक को करना जरूरी है। और सभी को एक साथ करना जरूरी है तो मल्टीप्लाई होगा, और किसी एक को ही करने से काम आपका हो गया तो वहां पर हम क्या करेंगे, एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, A solves a problem in 3 ways or B and 4 ways, then total number of ways of solving the problem ए जो है एक सवाल को 3 तरीके से सॉल्व कर रहा है, और बी कितने कर रहा है, 4 तरीके से सॉल्व कर रहा है। तो सवाल कितने ढंग से सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्यूशन देखिए, यहां पर वर्क 2 पार्ट में हो रहा है। वर्क क्या है जी, यहां पर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये आपका वर्क है, राइट। तो यहां पर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम है और ये 2 पार्ट में हो रहा है, एक ए कर रहा है, एक बी कर रहा है। ये 3 तरीके से कर रहा है, ये 4 तरीके से, कुछ ना कहा जाए तो डिफरेंट तरीका है। वर्क का फिनिश होगा जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, जब ए कर दे या बी कर दे। सभी को एक साथ करना जरूरी नहीं है। क्लास में एक सवाल हम आपको दें और कहें जी इसको आप सॉल्व कीजिए, राइट। तो इसको अगर आपको कहे जी सॉल्व करने के लिए कि इसको आप सॉल्व कीजिए, तो आप ए करो, ए करेगा तब भी, बी करेगा तब भी, कोई भी एक करेगा और आपका क्या होगा, वर्क फिनिश हो जाएगा, राइट। ए करेगा तब भी वर्क फिनिश हो गया, बी करेगा तब भी वर्क फिनिश हो गया, दोनों करेगा तब भी वर्क फिनिश हो गया। तो कोई भी करेगा और काम आपका पूरा हो जाए
तो ऐसे कंडीशन में टोटल निकालने के लिए सबको ऐड करते हैं। 3 + 4 कितने तरीके होंगे? 7 तरीके। फिर से समझिए कि हमको काउंटिंग करने के 2 तरह के कैलकुलेटर हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का कहाँ हम यूज करेंगे और एडिशन का कहाँ यूज करेंगे, इस बात को आप सीखिए, जानिए। सबसे पहले वर्क, क्या चीज निकालना है, इसको ध्यान से आप देखिए कि वर्क क्या है, इसको आप ध्यान से देखना है। नंबर पॉइंट 2, जब वर्क आपने पकड़ लिया कि हाँ कि क्या निकालना, ये बात आपको क्लियर हो गया, तो दूसरा पार्ट आप देखिए कि यह कितने पार्ट में हो रहा है और ईच पार्ट के करने के कितने तरीके हैं। और फिर अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या यह वर्क कब फिनिश होगा और क्या फिनिश होने के लिए सबको एक साथ करना जरूरी है। यदि सबको एक साथ करना जरूरी है तो मल्टीप्लाई करके आंसर करेंगे, और किसी एक के करने से वर्क फिनिश हो जाए, किसी एक के भी करने से वर्क फिनिश हो जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो जब किसी भी एक पार्ट के करने से वर्क फिनिश हो जाए एडिशन, जहां सबको एक साथ करने से ही वर्क फिनिश हो वहां पर मल्टीप्लिकेशन। आप मेरे नंबर पर, साक्षी मैंने जो नंबर लिखाया है इस नंबर पर आप हाई करके भेजना, मैं भेज दूंगा। इस नंबर पर आप हाई करके लिखोगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। राइट। अब हम लोग फैक्टोरियल की बात करते हैं। एक फैक्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड सवाल इसमें आते हैं। फैक्टोरियल एक नोटेशन है, जैसे आप लिखते ओ फैक्टोरियल 4 ऐसे, या ऐसे भी किताब में लिखता है, इसका मतलब है वहां से लेके 1 तक मल्टीप्लाई होगा। ये नोटेशन है, इसका यही मतलब है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि फैक्टोरियल 4 रहे तो 4 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई होगा। राइट। फैक्टोरियल अगर मान लिया जाए 10 है तो हम 10 × 9 × हम 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 0 1 होता है, या ऐसे 1। इसका देखिए मतलब समझा देता हूं। जब कोई काम करने के लिए कहे, क्यों होता है ये मतलब समझ लीजिए। काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सीए पढ़ रहे हो और कैरियर के रूप में कोई आपको ऑप्ट करना है कोई चीज़, तो आपके लिए बहुत तरीके हैं। आप सीए करें, CWA करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर पढ़ें, कोई भी काम कर सकते हैं। और यहाँ 0 किस सेंस में है, निगेटिव सेंस में। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही तरीका होगा। 0 यहाँ क्या है, हमको काम नहीं करना है। तो यदि आपको काम नहीं करना है तो उसके लिए तरीका क्या होगा, एक ही तरीका होगा। इसलिए काम नहीं करने के एक ही तरीके होते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 0 क्या होगा, 1 हो गया। फैक्टोरियल निगेटिव नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ठीक है। कैसे हम सवाल सॉल्व करते हैं, जैसे फैक्टोरियल 9/8 सॉल्व करना है। फैक्टोरियल से रिलेटेड अलजेब्रा कैसे हम बनाते हैं कि हर बड़े फैक्टोरियल को आप छोटे में ब्रेक कीजिए। यहाँ पर 10 है तो 10 × 9 ये बड़ा है, 8 है तो 8 तक पहुंचाएंगे, ये काट देंगे, क्या हो गया, 90। ये आंसर हो गया। कुछ हम एक्स वाई भी ले लें। अगर हम यहां पर लिखें फैक्टोरियल x/x - 2 तो कैसे लिखोगे, x, यहीं से चलते हैं, एक एक कम करते जाइए, जहां इक्वल हो जाए वहीं पर आप फैक्टोरियल लगा दो और x - 2 कट गया, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब आप लोगों ने समझ लिया, आगे काम आएगा फैक्टोरियल, तो ये बात आप समझ जाओगे। तो फैक्टोरियल आप समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम परमुटेशन की बात करेंगे। समझ लिया कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ना है। फैक्टोरियल का मतलब समझ लिया आपने यह भी समझ लिया कि काउंटिंग थ्योरम में मल्टीप्लिकेशन कहाँ इस्तेमाल होगा और एडिशन कहाँ इस्तेमाल होगा।
अब हम परमुटेशन की बात करते हैं। परमुटेशन में नंबर 1, पहले थ्योरम लिखिए। ये थ्योरम कहाँ से आया ये अभी सीखेंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of are different things from and different things are less than equal to n। टोटल n थिंग्स है, उसमें r थिंग्स का आपको क्या करना है, लेकिन ये डिफरेंट है, यहाँ रिपीट नहीं हो सकता है। रिपीट होगा तो क्या होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन n डिफरेंट थिंग्स से r डिफरेंट थिंग्स का अरेंज करना है, ये लैंग्वेज लिखा हुआ है। इसी बात को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, NPR, या ऐसे लिखते हैं। टोटल थिंग्स ऊपर लिखते हैं और जितना का अरेंजमेंट करना हो नीचे लिखते हैं। R का अरेंजमेंट करना हो नीचे, जैसे 5 थिंग्स हो डिफरेंट और उसमें 2 का अरेंजमेंट करना हो तो 5p2, 5 में 3 का अरेंजमेंट करना हो तो 5p3, 10 में 8 का अरेंजमेंट करना हो तो 10p8, n में r का अरेंजमेंट करना हो npr। लेकिन यह फार्मूला कब लागू होगा, जब यह फार्मूला तभी लागू होगा जब थिंग्स सारे डिफरेंट हो और अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो, यानी इसमें रिपीट होने का कोई चांस नहीं है। और इतना हम निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का तरीका है फैक्टोरियल n और दोनों का डिफरेंस हम नीचे लेते हैं। कहोगे सर ये पता कैसे लगा, इसको प्रूव किया जा सकता है कि n डिफरेंट थिंग्स से अगर r डिफरेंट थिंग्स का आपको अरेंजमेंट करना हो तो आप क्या लिख सकते हो, NPR। ठीक है, तो NPR की मदद से हम क्या कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। अगर ये आप यूज करते हो, देखो इसको मैं प्रूव भी आपको कर दूंगा, लेकिन प्रूव आपको लॉजिकली कर दूंगा, अलजेब्रिक रूप से आपको करना जरूरी नहीं है, हम लॉजिकली इसको प्रूव करके आपको बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर r का वैल्यू n के बराबर होगा, 5 थिंग्स है तो 5 में मैक्सिमम अरेंजमेंट 5 ही हो सकता है या उससे कम। 5 रोटी है तो मैक्सिमम 5 रोटी खा सकते हो या उससे कम, उससे ज्यादा तो आप खा नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5p2, इसका क्या मतलब हुआ, 5 में से 2 का अरेंजमेंट करना है तो क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 5, 5 - 2 तो 5 4, ये हो गया फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3, कट गया, कितना हो गया 20। यानी 5 में 2 का अरेंजमेंट करोगे तो 20 होगा। आप लिस्ट करके भी देख सकते हो, देखो मैं लिस्ट करके भी बता देता हूं और उसके आधार पर देखिए कि फार्मूला सही है या नहीं है। मान लिया जाए लिस्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ABCDE है, इसमें 5 से 2 का हम कर रहे हैं लिस्टिंग। देखो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए से चलिए, AB, पहले 2 को चुनिए, AC, AD, AE। ए से सबको लिए, AB, AC, AD, AE। फिर B से लीजिए, BC, BD, BE। फिर क्या होगा, CD और CE, और फिर हो गया D। देखो ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर परमुटेशन है तो ऑर्डर भी चेंज होगा, ये BA, CA, DA, EA, CB, DB, EB, DC, EC और ED। ये 10 और ये 10 तो टोटल कितने हो गए, 20। तो 5 में से अगर हम 2 का अरेंजमेंट करते हैं तो देखो 20 आ गया। इसका मतलब NPR का फॉर्मूला सही है। तो 5 में से 2 का अरेंजमेंट करना हो तो 5p2, और 5p2 क्या हो गया, जो सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर हो गया। पाँच का 2 बार
5 का 2 बार फैक्टोरियल कैसे कर दोगे? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, गड़बड़ हो जाएगा। कुछ चीजें आप याद रखिए, 5p1 करोगे तो 5 ही होगा, ये 4 तो 5 हो गया। 5p अगर हम 5 करें, ध्यान दो, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 1 हो गया तो फैक्टोरियल 5 हो गया। तो बुक में क्या करेगा, 5 डिफरेंट में 5 का अरेंजमेंट करना हो तो फैक्टोरियल 5 लिखेगा, 10 में 10 का अरेंजमेंट करना हो तो फैक्टोरियल 10 लिखेगा। हाँ वो ठीक है बात, तो यहाँ तो डिफरेंट होगा तो चलेगा, अभी मैं लिख भी देता हूँ। 5 में 5 है तो फैक्टोरियल 5, 5 में अगर मान लिया जाए कि 10 में 10 का अरेंजमेंट करना हो तो फैक्टोरियल 10। तो कुछ बातें आप याद रखिए, यहाँ नोट में मैं लिखा देता हूँ सबको, इससे क्या होगा, काम करना आपके लिए आसान होगा। अगर NP1 रहे तो N लिख दीजिए डायरेक्ट, 5p1 5, NP2 देखो 2 है तो 2 फैक्टर लेंगे, N और N-1 जो नीचे में लिखा रहे, एक कम करके। कैसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, तो यही तो होगा N-N-1। उसी तरह 3 रहे तो 3 फैक्टर तक लेंगे, N एक एक कम करते जाइए, 5p3 5 4 3 मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपका काम क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। NP0 NP01, N में से एक को भी अरेंज नहीं करना है तो एक ही तरीका होगा। तो ये कुछ बातें याद रखिए, इससे सवाल बनाने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। अब देखिए एक सवाल फैक्टोरियल का बताता हूं जो एग्जामिनेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 1, जरा ध्यान दीजिए, आ रहा है समझ में सबको, सारे बच्चे को? पढ़िए, इसको भी आप लोग, ये शंकर सर्स मैथ क्लासेस है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ्स क्लासेस, इसको सारे बच्चे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर भी क्लास होती है। इस पर जो है 9 10th 9 तो अभी नहीं कर रहा हूँ, 10th 11 और 12th की क्लासेस चलती है। आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं, है ना। कहोगे सर तो मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मेरा दोस्त कौन होगा, तो आपका भी दोस्त होगा, छोटे दोस्त भी होते हैं, तो दोस्तों को बोलिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी कीजिए, थोड़ा फेसबुक पर भी शेयर कीजिए, ठीक है। फेसबुक पर भी थोड़ा जब भेजता हूँ उसको थोड़ा लाइक कीजिए, उसको ज़रा शेयर कीजिए। कुछ तो बच्चे हैं जी कि लाइक करते हैं केवल, अच्छा कमेंट भी नहीं करेंगे और शेयर भी नहीं करेंगे। थोड़ा अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। ये मुझे मालूम है कि मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ, राइट, लेकिन कोई बात नहीं है, गुरु हमेशा हैंडसम ही होता है, तो आप उसका लोगों तक पहुँचाइए। अभी तो मैं फ्री सेवा ही दे रहा हूँ, तो फ्री सेवा में आप लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो मेरा हेयर स्टाइल के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला, हेयर स्टाइल कितना अच्छा है। या इफ M + NP2, फेसबुक यूज नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, जो करता है उससे करवाओ। M - NP2, फाइंड M and N। ओहो, देखो अपने से हमने बाल जो है कैंची से जो है एकदम साफ कर लिया, आजकल ये भी सीख रहे हैं।
चलिए सलूशन, m प्लस n टोटल है, यहां पर देखो ये दो फैक्टर लेना है, ब्रेक करो, m प्लस n, ये पूरा x मान लीजिए, तो x और x माइनस 1 90। थैंक यू थैंक यू। ओहो, इतना अच्छा अच्छा कमेंट कर दोगे तो मैं तो इमोशनल हो जाऊंगा, रुलाओगे क्या? सर मैं तो आज की क्लास में सिर्फ आपका हेयर स्टाइल ही देख रहा, गजब है। ओ हो, वेरी गुड। चलो अब सवाल पर आते हैं। ये पूरा m प्लस एन है, अभी तुरंत पढ़ाए थे कि यहाँ पर 2 है तो 2 फैक्टर लेंगे, n और n माइनस 1, तो सब तो आप डायरेक्ट कीजिए, m प्लस एन और m प्लस एन माइनस 1, राइट 90। देखो फैक्टोरियल का सवाल सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। m और n दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तब तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिए, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि m प्लस एन और m प्लस एन माइनस 1 क्या हो गया 90। फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल में एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे जिस तरह से LHS में फैक्टराइज होगा RHS में वैसा ही फैक्टराइज होगा। यहाँ पर देखो दोनों में एक का डिफरेंस है, ये बड़ा और छोटा है, इधर भी कर लो 10 इंटू 9, बड़े बड़े के बराबर होंगे, छोटे छोटे के बराबर होगा, और ये काम हमेशा फैक्टोरियल में होगा, ये जान लो आप लोग 10। ओह हसन साहब भी बोल दिए, थैंक यू थैंक यू। तो यहां पर दो फैक्टर लो, m प्लस एन और m प्लस एन माइनस 1, एक का डिफरेंस है, एक के डिफरेंस में ब्रेक कर लो, बड़ा बड़ा के बराबर होगा, छोटे इसका 9 लोगे तब भी आएगा एक इक्वेशन। उसका भी दो फैक्टर लो, m माइनस 1 यहां पर 2 है, एक एक कम करके लेना है, इसको भी 8 इंटू 7 कर दीजिए, एक का डिफरेंस हो गया, बड़ा बड़ा के बराबर होगा। अभी सॉल्व करके आप mn निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप mn जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर m और n दोनों ऑप्शन में दिया है तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, अगर दोनों नहीं दिया हुआ है तो आप चिंता की बात नहीं है, केवल m पूछे n पूछे तो आप इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सब सवाल आया है, 5PR इजकल टू 60R निकालना है। आप जानते हैं कि जितना नीचे में होता है ठीक उतना ही फैक्टर लेते हैं, तो 5 का फैक्टर लेते जाइए जब तक कि 60 नहीं हो जाए। 5, शॉर्टकट बता रहा हूं, 4, 3, 1 2 3, तार का वैल्यू 3 हो गया आंसर। चूंकि यहां पर नीचे 3 रहेगा तभी 5 4 3 होगा, प्रोडक्ट 60 हो जाएगा। ये शॉर्टकट आपको बताया हमने, जो नीचे रहता है उतना ही फैक्टर लेते हैं। हमने आपको लिखाया था NP2 तो n और n माइनस 1 दो फैक्टर लिया, तो 5PR R का मतलब कितना फैक्टर लें यहाँ पर कि उसका प्रोडक्ट 60 हो जाएगा। तो आप करते जाइए 5 4 3, तो 1 2 3 है तो 3 हो गया आंसर। ये 3 नहीं, ये गिनती में 1 2 3 ये है। सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, सॉल्व भी बता रहा हूं, तो शॉर्टकट बता दिया फैक्टोरियल 5। साठ को आप लिखिए 5 इंटू 4 इंटू 3, इसको आप ब्रेक कीजिए इस फॉर्मेट में, 5 4 3 और आगे फैक्टोरियल लगा दो 2, 5 4 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस R, ये तीनों कट गया। ये सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं,
और ऊपर तो हमने बता दिया फैक्टोरियल एक्स बराबर फैक्टोरियल अगर वाई हो, इसका मतलब है एक्स बराबर वाई होगा, तो 2 बराबर 5 माइनस आर, आर बराबर क्या हो गया 3। ये सॉल्व करने के तरीके हैं, लेकिन इतना काम नहीं करना है। कितना फैक्टर लेंगे 5 का, एक एक कम करते हुए कि 60 हो जाए, तो 3 फैक्टर लेना है। 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 फैक्टर है, 3 हो गया आंसर। राइट, ये बात भी आप लोगों ने समझ लिया। थर्ड नंबर देखो, फाइंड द टोटल नंबर, 5 डिजिट्स नंबर मेड बाय द गिवन डिजिट्स। ये सब बेसिक सवाल है, ये सब आपको आना चाहिए। मेड बाय द गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 6 4 5 7। 6 मैं जानबूझ के नहीं लिया, बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि यहां पर 6 डिजिट आपके पास हैं। कलम गया, ये 6 डिजिट है। 6 डिजिट से 5 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, डिफरेंट है। तो यहां पर 2 ढंग से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि एनपीआर सीए राम तिवारी जी, कैसे हो सर? फाइन, आप बताएं कैसे हैं? ओहो, गुड इवनिंग, मैंने देखा नहीं, लेट में देखा। और सब अच्छा चल रहा है? तो ये 6 डिजिट से 5 डिजिट का अगर नंबर हमको बनाना है, हाँ वो ठीक है। एक तो आंसर कैसे होगा ये बता रहा हूं। एक है कि आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि 5 डिजिट का नंबर बनाना हो तो ये 5 पार्ट कर दो, राइट। यहां पर 6 डिजिट है, तो इसको भरने का तरीका क्या हुआ? 6 एक एक करके सोचिए। वर्क क्या है? 5 डिजिट का नंबर बनाना। मैं अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स की बात कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एनपीआर एक ही है, तो अलग अलग पढ़ने का क्या फायदा है वो भी बताऊंगा। तो 6 डिजिट है, कहीं से चलेंगे। इसको भरने की 6 पॉसिबिलिटीज, इसको भरने की 5 पॉसिबिलिटीज, एक खत्म हो गया। इसको 4, इसको 3 और इसको 2। यहाँ वर्क क्या है? 5 पार्ट में बटा हुआ है, राइट। क्योंकि 5 जब तक प्लेस को हम फिलअप नहीं करेंगे 5 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2। दूसरा अल्टरनेटिव है जो फार्मूला है। फार्मूला में क्या अंतर है और इसमें देखिए, अल्टरनेटिव आप देखिए, अल्टरनेटिव में क्या है? टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर 6 डिजिट है। 6 में आपको कितना चाहिए? 5, 6p5। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और 6 माइनस 5। ये 1 हो गया। 6 5 4 3 2, 1 से 1 कट गया। आप इसको चेक करो और इधर वाले को आप चेक कीजिए, देखिए एक ही बात है, सेम है दोनों चीज। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एनपीआर दोनों एक ही चीज है।
तो अलग अलग पढ़ने का फायदा क्या है? एनपीआर जब देखो, जब आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप इस्तेमाल करोगे बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपको ईच प्लेस को सोचना पड़ेगा, हर प्लेस को अलग अलग सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हम टोटल प्लेस को 6 में से 5 का जवाब देना है 6p5, आप सारे प्लेस को एक साथ कंसीडर कर सकते हैं। तो जितना डिजिट है ऊपर लिखिए, और कितना का जरूरत है, 6 डिजिट है और जरूरत कितना है 5 डिजिट, तो ये नीचे लिखिए और जो सॉल्व हो गया वो आंसर आपका हो गया। क्लियर? आज जो है एनपीआर से रिलेटेड साधारण सवाल आप लोग बनाएंगे। आज हम कंडीशनल सवाल का डिस्कशन नहीं करेंगे, कंडीशनल सवाल का डिस्कशन हम कल करेंगे, ठीक है? रात में भी हम लोग कल 8 बजे जो मिलेंगे लेक्चर 2 में, वो शंकर सर मैथ क्लासेस पर मिलेंगे। इसमें हम कंडीशनल की चर्चा करेंगे। आज आप लोग चैप्टर 5A में जो सवाल इसमें जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एनपीआर पर आधारित जो सवाल इक्वेशन है वो सारे बच्चे सॉल्व करोगे आज, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? अभी थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा सर आपने भेजा नहीं, क्या नहीं भेजा बेटा विकास? सर स्टेट में टाइम सीरीज अभी है, रह गया है, कोई बात नहीं है, टाइम सीरीज भी होगा। पहले पीएनसी ख़त्म कर दें फिर टाइम सीरीज हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आज इसको आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को सारे बच्चे क्लियर करोगे, ठीक है? बाय बाय। टाइम और वैल्यू मनी का क्वेश्चंस वो भी देख लेंगे रात में पीएनसी करने के बाद। हाँ 5A करनी है सबको, जहाँ तक हो सकता है। अंशिका सर क्या पढ़ाएंगे 8 बजे? यही पढ़ाऊंगा, पीएनसी को ही पढ़ा के ख़त्म करूंगा। कल भी पीएनसी ही चलेगा अंशिका, सभी बच्चों को शंकर सर मैथ क्लासेस पर रात में, राइट? ओके बाय बाय, थैंक यू। भेजूंगा भेजूंगा, ज़रूर भेजूंगा। अभी टाइप हो रहा है।